दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ इन फोकस में। दोस्तों रिसेंटली लीड बैंक स्कीम में आरबीआई ने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं। ये प्रपोजल्स इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए है कि इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए। तो लीड बैंक स्कीम को लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यूपीएससी ने काफ़ी उठाए हैं और अदर स्टेट्स एग्जाम्स में भी इसको क्वेश्चन को पूछे गए हैं। चलिए क्या है, क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या प्रपोज किया है। तो प्रपोज न्यू गाइडलाइंस फॉर द लीड बैंक स्कीम किसने किया है? तो आरबीआई ने अभी ये किया है। तो ये गवर्नमेंट के साथ एंड डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करने को लेकर ये नया इनिशिएटिव लिया गया है। तो क्या है ये इनिशिएटिव, उससे पहले जान लेते हैं लीड बैंक स्कीम क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है। तो व्हाट इज द लीड बैंक स्कीम? तो लीड बैंक स्कीम की अगर हम बात करें तो ये 1969 में ये स्कीम शुरू किया गया था। और इसके तहत जिले में एक बैंक को क्या कहा जाए, बनाया जाएगा, लीड बैंक चुना जाता है और इस बैंक को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है कि उस जिले में जो दूसरे बैंक हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ एक तरीके से तालमेल बैठाए, कोऑर्डिनेट करे और उस तालमेल बिठाकर जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर है, स्मॉल बिजनेसेस हैं एंड अदर एसेंशियल सेक्टर्स हैं, उसमें क्रेडिट यानी कि लोन को आसानी से उनको दिलाने में मदद करे। तो ये स्कीम का उद्देश्य रहा है। अगर अभी हम देखें तो जो चेंजेस किए जा रहे हैं इस स्कीम में, तो उसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? तो रिसेंटली जो कोर ऑब्जेक्टिव ये इसमें आरबीआई का ये मानना है कि अब सिस्टम को डिजिटल और मॉडर्न बनाने की जरूरत है। इसमें बेटर कोऑर्डिनेशन हो सकेगा इस वजह से, कैसे कि जो भी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, उनके दफ्तर को और ज़्यादा क्या इफेक्टिव और पावरफुल उनके ऑफिस को बनाने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज देने की ज़रूरत है। ये लोग अब राज्य सरकार और बैंकों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेंगे, यानी कि अगर किसी इलाके में सड़क या बिजली या इंटरनेट की कमी की वजह से बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुंच पा रहा है लोगों तक, लोगों के पास बैंक नहीं पहुंच पा रहा है, किस वजह से कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर इंटरनेट नहीं है, ऐसे बहुत सारे दूर दराज के इलाके हैं ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कमेटीज हैं, ये स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी है, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, ये डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट गवर्नमेंट से बात करके इन समस्याओं को सुलझाएंगे, ताकि क्या होगा कि लोगों तक सभी बैंकिंग सुविधाएं पहुंच सके। दोस्तों आज भी हम लोग देखते हैं कि भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, दूर दराज के ऐसे एरिया हैं जहां पर बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, ना के बराबर हैं। आप उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके अलावा मध्य प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में देखिए, बिहार राज्य है, वेस्ट बंगाल है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां आप देखेंगे कि बहुत दूर के इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज अभी तक नहीं पहुंच पाई है, जबकि हम कितने डिजिटली आजकल पेमेंट कर पाते हैं यूपीआई के माध्यम से। तो यहाँ पर इसी चीज को देखा गया है। और इसमें एक चीज और कि क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है उस पर भी एक चेंजेस किया गया है। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एक बैंक ने अगर किसी इलाके से, मान लिया जैसे किसी भी बैंक का अपना एक एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होती है, यानी कि आप देखिए तो उसकी जो टोटल डिपॉजिट होता है ना, जो टोटल डिपॉजिट होता है बैंक में, बैंक के पास जितना भी पैसा आता है, ठीक है, तो वो जो पैसा आया उसको क्या कहा गया, वो डिपॉजिट किया गया। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, पैसा जो है बैंक में जमा किया, तो उस टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे तो एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, उसको बोला जाएगा। तो जितना भी टोटल डिपॉजिट बैंक के पास गया है, ठीक है, बैंक के पास गया है, उसका एक हिस्सा वहीं के लोगों का, मान लिया कि मानकर चलते हैं कि ये पटना में कोई बैंक है और इस बैंक में पटना के लोगों ने क्या किया, डिपॉजिट किया बहुत सारा, ठीक है, डिपॉजिट किया पैसा। तो इस डिपॉजिट का वो बैंक, जो पटना में बैंक है, वो वहां के लोगों को कितना लोन दे, ठीक है, तो कितना लोन देगा, तो इस चीज को क्या कहा गया, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कहा जाता है। यानी कि जितना डिपॉजिट हुआ है उसका कितना हिस्सा वहां के लोगों को लोन के रूप में दिया जाएगा। तो नया नियम क्या, जो न्यू रूल प्रपोज किया गया है उसमें एक बेंचमार्क बनाया गया है, कितना, 60% का। यानी कि आरबीआई ने रूरल और सेमी अर्बन जो ब्रांचेस हैं उसके लिए 60% का बेंचमार्क रखा है। यानी कि अगर एक बैंक में किसी गांव में 100 रुपया डिपॉजिट होता है ओवरऑल, यानी कि टोटल डिपॉजिट बैंक का 100 रुपया है, तो उसे कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 60 रुपीज उसी एरिया में,
उसी इलाके के डेवलपमेंट के लिए लोन के रूप में बांटे जाना चाहिए। तो इससे ये सुनिश्चित होगा कि गांव के पास सिर्फ पैसा शहरों में के बड़े बिजनेस में नहीं चला जाएगा गांव का पैसा, बल्कि उस गांव में जो पैसा जमा हुआ है, ठीक है, वो पैसा कहाँ के लोगों के बिजनेस में ही खर्च होगा, वहां के लोगों के बिजनेस के लिए खर्च होगा। ठीक है, तो ये इसमें रूल को लाया गया है, तो आप इस चीज को समझिए, बेंचमार्क को ध्यान रख रहे हैं। तो ये अभी भी जो है प्रपोज किया गया है, आने वाले टाइम में इसको लागू किया जाएगा, अभी लागू नहीं किया जाएगा। इसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा? देखो, आरबीआई ने कुछ 3 क्राइटेरियाज इसमें सेट किए गए हैं, जैसे 40% टू 60%। अगर कोई बैंक 40% से 60% के बीच में ही लोन दे पाता है, मान लीजिए चलो 45% ही लोन दे पाया, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो कंसुलेटिव कमेटी है ये मॉनिटर करेगी इस जगह को, और लोन के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बढ़ाया जाए उस पर ये काम करेगी। इसके अलावा अगर 40% से कम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है लोन, तो यहां पर क्या जरूरत होगी, यहां एक स्पेशल सब कमेटी बनाई जाएगी जो ये तय करेगी कि किस तरीके से हमें स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट कुछ प्लान बनाए जाएंगे, किस तरीके से हमें लोन को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाया जाना है, एक खास प्लानिंग यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर 20% से कम लोन दिया जाता है या 20% तक दिया जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको स्पेशल कैटेगरी दिया जाएगा, इसको स्पेशल कैटेगरी में रखा जाएगा। और यहाँ राज्य सरकार को अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी लोन क्यों नहीं दिए जा पा रहे, क्योंकि हो सकता है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ना हो, इंटरनेट सुविधाएं ना हो, बिजली ना हो, रोड ना हो, या बैंक वहां पे स्टैब्लिश ही नहीं हो पा रहा हो किसी वजह से। हो सकता है कि किसी तरीके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो। तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट को इंप्रूव करने के लिए कहा जाएगा, और बैंक को हर हाल में यहां पे क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा लैंडिंग एट एनी कॉस्ट। ठीक है, किसी भी कॉस्ट पर इसको बढ़ाना होगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है कि ये सभी जो डायरेक्शंस हैं जो अभी प्रपोज किए गए हैं, ये अभी 6 मार्च तक 6 मार्च तक 2026 6 मार्च 2026 तक कैसे रखे गए हैं, इस पर सुझाव मांगे गए हैं। ठीक है, पब्लिक के और स्टेक होल्डर्स के सुझाव मांगे गए हैं, इस पर सजेशंस मांगे गए हैं कि इस पे क्या और किया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट नोट आप लोग ध्यान रखना है कि जो आप देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं एलडीएम की। ठीक है, जब हम एलडीएम की बात कर रहे हैं, तो ये जो एलडीएम है, यानी लीड बैंक की हम बात कर रहे हैं, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है और लीड बैंक स्कीम है। तो लीड बैंक स्कीम को लेकर 1969 में दोस्तों क्या हुआ था कि 2 कमेटीज बनाई गई थी, गॉडगिल स्टडी ग्रुप जिसने एरिया इस अप्रोच को पर बात की, और एक नरीमन कमेटी। और इसके बेसिस पर ही हम देखते हैं कि लीड बैंक स्कीम एलबीएस को लाया जाता है, नरीमन कमेटी के बेसिस पर, गॉडगिल स्टडी ग्रुप और नरीमन कमेटी के बेसिस पर इसको लाया जाता है लीड बैंक स्कीम को। तो यहां पर एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि सर्विस एरिया अप्रोच भी एक कॉन्सेप्ट रहा था। सर्विस एरिया ग्रुप का सर्विस एरिया अप्रोच कॉन्सेप्ट अप्रैल 1986 में लाया गया था, 1986 में लाया गया था। और ये क्या है, तो आप इसको अगर देखेंगे तो ये एक तरीके का आसान भाषा में अगर आप समझें तो ये जमीनी स्तर पर काम करने के लिए लाया गया था 1986 में। आसान भाषा में अगर हम कहें तो कल्पना कीजिए कि एक बड़ा सा गांव है, ठीक है, एक बड़ा सा इलाका है, एक एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया है, इमेजिन कीजिए, और इसमें लगभग 100 क्या है, ब्लेज है, इस पूरे में 100 ब्लेजेस है। ठीक है, 100 ब्लेजेस है, और 100 ब्लेज में से 5 अलग अलग बैंक ब्रांचेस हैं, इसमें जो है 5 बैंक्स हैं, 5 बैंक्स की ब्रांचेस हैं। तो पहले क्या होता था कि सभी बैंक सिर्फ अमीर किसानों या बड़े गांव की ओर भागते थे, और उनको और इस वजह से क्या होता था कि जो दूर दराज के इलाके हैं वो छूट जाते थे। लेकिन जो इस सर्विस एरिया अप्रोच को अपनाया गया 1989 में, इसमें क्या किया गया, इसमें इस लुका छुपी को बंद किया गया और हर ब्रांच को सर्विस एरिया प्रोवाइड किया गया। क्या प्रोवाइड किया गया? सर्विस एरिया प्रोवाइड किया गया। सर्विस एरिया प्रोवाइड करने का मतलब यहां पर यह है कि गांव का बंटवारा कर दिया गया, यानी कि किसी एरिया में, ठीक है, जो एरिया अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट है, अगर हम देखें तो किसी एरिया में 15 से 20 गांव पर ब्रांच बांट दिए गए। ठीक है, मान लीजिए जहां पे बड़ा एरिया है वहां पे हो सकता है मैक्सिमम 15 गांव हर एक ब्रांच पर आ गए, तो 15 गांव उसको दे दिया गया। किसी एरिया में 25 गांव आ रहे हैं तो 25, तो 15 से 25 के बीच का एरिया मतलब गांव का नंबर रखा गया।
हर एक ब्रांच के लिए। और इससे क्या हुआ कि अगर मान लिया कि 25 गांव किसी एक ब्रांच को दे दिया गया, तो अब उस 25 गांव के डेवलपमेंट और वहां पर लोन देने और गवर्नमेंट स्कीम्स को पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? उस बैंक की होगी। ठीक है, तो ये बैंक ब्रांचेस की जिम्मेदारी है कि प्लान डेवलपमेंट और ये सारी चीजों को लेकर वहां पर जाए। तो इससे डुप्लीकेशन रुक गया, यानी कि एक ही व्यक्ति को दो अलग अलग बैंकों से लोन नहीं दे सकता था और कोई भी गांव बैंकिंग सेवा से भी छूटा नहीं रह सकता था। तो ये सर्विस एरिया अप्रोच को बाद में लाया गया, मतलब ये पहले 1989 में लाया गया था, 2004 में इसमें कुछ छूट दी गई। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें रहा है। तो लीड बैंक स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इससे रिलेट करके यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में कभी क्वेश्चन भी पूछे, जैसे सर्विस एरिया अप्रोच को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंडर द प्रीव्यू ऑफ किसके अंडर? तो लीड बैंक स्कीम के अंडर इसको प्रीव्यू किया गया बाद में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक स्कीम का बेसिक एम क्या है? एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो बिग बैंक शुड ट्राई टू ओपन द ऑफिस। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं कमेंट में। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके लिए लीड बैंक स्कीम्स को लाया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और अभी इसमें लीड बैंक स्कीम में कुछ अपडेट किया जाएगा, प्रपोज किया गया है इस चीज को लेकर। तो आगे भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में, लाइक उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो तेजी के साथ जुड़ जाइए हमारे साथ, जो अंत तक बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन एंड जय हिंद।